नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूँ। हर्षद मेहता की ये है कुंडली, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 29 जुलाई 1954। अच्छा, एक काम करिएगा, हर्षद मेहता जो शेयर मार्केट का बड़ा स्कैम हुआ था और एक बार बड़ा नाम हुआ था, ये उन्हीं की कुंडली है। इनका जन्म समय है 11:30 सुबह का, मुंबई महाराष्ट्र का इनका जन्म था। कन्या लगन की कुंडली है इनकी। किस लगन की कुंडली थी? कन्या लगन की। और लगन का स्वामी दसम भाव में गया हुआ है बुध, जो कि लग्नेश भी है दशमेश भी है, दसम भाव में गया है। लग्नेश के लिए चतुर्थ भाव में जाना और दसम भाव में जाना सबसे अच्छी पोजीशन होती है लगन के लिए, लग्नेश के लिए। देखिए, जब भी विश्लेषण करेंगे तो लगन से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले लग्न और राशि बता दीजिए। आपकी कन्या लगन की कुंडली है और कर्क राशि है। लग्नेश चतुर्थ में जाए, लग्नेश दसम में जाए, ये दोनों आइडियल कंडीशन होती हैं। अगर कुंडली में राजयोग वगैरह बने हैं, अच्छे योग, तो ये योग काफी मदद करता है। यहाँ पे बुध को देखिए, बुध मिथुन राशि में 22 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है। ठीक है, यानी ये बुध की डिग्री भी ठीक है। अगर कम डिग्री का होता, अधिक डिग्री का होता तो भी अच्छा फल देता। अच्छी डिग्री में है तो भी अच्छा देगा ही। तो लग्नेश इनका अच्छा हो गया। सारे फलों को रिसीव कौन करेगा? लग्न ही रिसीव करेगा। अगर कुंडली में कहीं पीड़ा और दर्द का योग है तो वो पीड़ा और दर्द किसे मिलेगा? लगन को ही मिलेगा ना। धन अगर आएगा तो उसका उपभोग कौन करेगा? लगन। तो इसलिए पहले लगन को देख लेते हैं। लगन अच्छा है तो अन्य जो अच्छे बुरे योग हैं ये उसको पूरा प्राप्त करेगा। लग्नेश अच्छा हो गया। आगे चलिए, कारक ग्रह इनके बताइए कौन कौन से बनेंगे? तीन। एक तो हम बुध को लेंगे, दूसरा पंचम भाव में स्थित, पंचम भाव का स्वामी शनि है, ये भी कारक होगा, और नवम भाव का स्वामी शुक्र कारक होगा। बुध, शनि और शुक्र, ये तीन ग्रह इनके कारक हो गए। ठीक। मारक में अगर आप देखेंगे, मारक ग्रह का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ये ग्रह मारक है तो ये कुछ देगा, नहीं। मारक मतलब मारना। मारना मतलब ये नहीं है, पिताजी भी तो हमें आपको मार देते थे, माता जी भी मार देती थी, तो क्या वो मारक मान लिए? मारक का काम है शारीरिक कष्ट देना, और इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे जो आया है, तो मारक नहीं रहेगा तो मृत्यु लोक का अर्थ ही क्या है? तब तो स्वर्ग लोक हो गया ना। तो मारक समय समय पे शारीरिक कष्ट देता है। इस कुंडली में एक मारक तो हमारा प्रबल बनता है, कौन सा ग्रह? मंगल। लग्नेश आ गया है दसम भाव में, यह स्थिति काफी अच्छी है। अब इसी कुंडली में एक बड़ा तगड़ा राजयोग मुझे दिख रहा है। तो राजयोग क्या दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कुंडली में एक घर ऐसा होता है जो परम पवित्र हो, जिसे केंद्र और त्रिकोण दोनों का दर्जा प्राप्त है, वह कौन सा होता है? लगन। ठीक। और सूत्र मैंने काफी बार आपको बताया है, जब भी त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र का स्वामी युति करेगा, यानी त्रिकोण और केंद्र के स्वामी एक साथ हो, तो अच्छा राजयोग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी कौन हुआ है? बुध। बुध त्रिकोण का स्वामी है, और जो गुरु बैठा हुआ है ये दो केंद्र का स्वामी है। ठीक। तो इसलिए गुरु और बुध की युति राजयोग दे रही है। गुरु और बुध की युति राजयोग बनाई ना, क्योंकि लग्नेश के साथ में किसी भी त्रिकोण
या केंद्र का स्वामी बैठेगा तो राजयोग बनेगा, क्योंकि ये जो लग्नेश है, अब इसके साथ जब गुरु केंद्र का स्वामी होके आया तो बुध लग्नेश की तरह बिहेव कर रहा है, 10वें स्पी है। इन्हीं के साथ में केतु भी बैठा हुआ है। केतु जो है यहाँ पे गुरु और बुध की संगति पा करके अच्छा बनने का प्रयास करेगा, अच्छा बनेगा। क्यों? संगति का असर पड़ता है, लेकिन केतु के ऊपर बुध और गुरु का प्रभाव होगा, जो यानी इस गुरु और बुध के स्वभाव का असर पड़ेगा। केतु है कुछ अलग, केतु का जो स्वभाव है वो अलग है, बस उसके ऊपर गुरु और बुध के स्वभाव का असर आ रहा है। जैसे आपका नेचर अलग है, लेकिन आप मेरे साथ जब तक हैं तो आप ये दिखाएंगे कि मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, ज्योतिष में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, धर्मात्मा हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ होगा तो थोड़ी देर के लिए उससे इन्फ्लुएंस होकर के अच्छा व्यवहार करेगा। जैसे आप अपने घर में ही देखेंगे, हम लोग नात और रिश्तेदार आ जाते हैं तो पहले दिन जब आएंगे नात और रिश्तेदार तो बड़े सीधे रहेंगे, कम बोलेंगे, उठेंगे बैठेंगे आराम से। जब 2-4 दिन रह लेंगे, मन उनका मतलब खुल जाएगा, थोड़ा विचार सेट हो जाएंगे, तब उसके बाद देखिए आप फ्रिज खोल लेंगे, दरवाजा नहीं बंद करेंगे, पंखा चला के चले जाएंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे, उठ के चले जाएंगे। 1-2 दिन रहेंगे तो बड़ा ख्याल रखेंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत तरीके से रहते हैं। ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसा हमारा एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे सभी रिश्तेदार ऐसे हैं। एक की बात ही नहीं है, सब ऐसे हैं, आएंगे चलाएंगे, मैं जाऊंगा देखूंगा बंद करूंगा। जिसको बिजली का बिल भरना है वो दौड़ दौड़ के बंद करेगा ना। तो यहाँ पे केतु अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे ग्रहों की संगति मिलने से ये अच्छा होगा। पॉइंट नोट करिएगा, कोई भी क्रूर ग्रह होगा, अगर वह भले ही शत्रु ही क्यों ना हो, शुभ ग्रह का प्रभाव मिल रहा है, साथ मिल रहा है, दृष्टि मिल रही है, तो वह अच्छा देगा ही देगा। क्यों? बाद में अपना भी फल देगा, आगे पीछे देगा, लेकिन जिसके साथ में है उसके कारण से अच्छाई भी उसमें आ जाती है। तो यहाँ पे दसम भाव को मैंने एक्सप्लेन किया, दसम भाव काफी यहाँ पे मजबूत है, दसम भाव यहाँ पर काफी मजबूत है। दसम भाव में दशमेश बुध भी बैठा है, तो बुध के द्वारा 2 राजयोग बना। एक तो बुध गुरु के साथ होके केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाया है, और बुध स्वराशि का है तो भद्र नामक राजयोग भी बना है, भद्र नामक राजयोग भी बना। एक राजयोग और बन रहा है केतु के द्वारा। केतु और राहु में मैंने बताया था आपको, राहु या केतु अगर त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में हो, लग्न तो त्रिकोण है ही ना, अगर त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में हो या केंद्र के स्वामी के साथ कहाँ होते, त्रिकोण में हो, तो राजयोग देते हैं। तो यहाँ पे यह योग बुध के साथ में केतु के होने से बना हुआ है, यानी ये तीनों ग्रह मिलकर राजयोग दे रहे हैं। अब इसी कुंडली में आगे अन्य ग्रहों को देखते हैं। शनि जो कि कारक है, और पंचम भाव और छठे भाव दोनों चीजों का कारक है। दोनों चीजों का कारक होने के नाते आप यहाँ पर देखेंगे कि शनि द्वितीय भाव में उच्च का है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाव में शनि उच्च का है, पंचमेश भी है, खष्टेश भी है। आप लोगों ने ये जो स्कैम हुआ था इनका, ये टोटल बैंकों से ही हुआ था। बैंक का पैसा लेकर के लगाते थे ना लोन, कैसे करते थे, हमको तो उतना बहुत हिस्ट्री की जानकारी इनके बारे में है नहीं, कुछ जो वेबसाइट वगैरह पे पढ़े हैं एक आध बार वही जानकारी है। ये दूसरों के लोन का पैसा शेयर मार्केट में लगा लेता था, वो इधर पैसा लगाता, निकाल लेता, कमा लेता, फिर उनका पैसा वापस कर देता। जैसे मनोरंजन जी हमको 10 लाख रुपए दे दिए, 10 तारीख को दिए, और 15 तारीख को वह पैसा मुझे विकास जी को देना है, तो मुझे 5 दिन का जो समय मिला, उसी 5 दिन में मैं 11-12 तारीख में कहीं पैसा इन्वेस्ट करके 13 तारीख को निकाल लिया, और इन्वेस्ट से जो मुझे फायदा मिल गया वो मेरा वही शेयर मार्केट में लगा दिए, तो उनको 10 लाख दे दिया और उससे 2 लाख कमा भी लिए। ऐसे ही शायद ये कुछ ऐसा करते थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी, तो अपने हिसाब से कोरिलेट करिएगा, और अधिक जानकारी के लिए इनका आप कुछ पढ़ वढ़ लीजिएगा गूगल पे सर्च वर्च करके। अभी हाल फिलहाल के क्लास में मैं एक चीज आपको बताया था कि कोई भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कहाँ में है? छठे भाव में है।
और जब क्लास बेसिक दे रहा था, देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है ना शनि, तो छठे का स्वामी जा रहा है तो कर्जा वगैरह। अब हालांकि ये ऑफिशियली कोई कर्जा नहीं ले रहा, दूसरों के कर्जे पे स्कैम कर रहा है। तो मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में थी, तो शनि मूल त्रिकोण वाला प्रभाव अधिक दे रहा है। और चूंकि कुंडली में यहाँ से राजयोग बना है, तो राजयोग का काम है कि व्यक्ति कुछ भी अच्छा बुरा करेगा, वो राजयोग धन लेकर के आ जाएगा। ठीक, कुछ आदमी को अच्छे काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, मतलब अपने बिजनेस में जॉब में ईमानदारी करेंगे नहीं सफलता मिलेगी, कुछ बेईमानी करेंगे सफल हो जाएंगे, वहीं कुछ बेईमानी करेंगे तो नहीं सफल होंगे, ईमानदार लोग सफल। ये परिस्थितियां क्यों बनती हैं? अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, तो आप चाहे ईमानदार हैं चाहे बेईमान है, वो पैसा खींच के लाएगा, वो आपको भोग और लग्जरी देगा। और जब राजयोग नहीं है, तो आप ईमानदारी भी करके आजमा लो और बेईमानी करके भी आजमा लो, आने वाला नहीं। उम्मीद है कहने का मतलब समझ रहे होंगे। जब धन खींचने वाला चुंबक होगा ना, तो व्यक्ति जो काम करेगा उसमें पैसा कमाएगा। गाय के गोबर का उपला बना करके अमेजन पे ऑनलाइन बेच के पैसा कमा लेते हैं लोग। पैसा खींचने वाला ग्रह रहेगा तो खींच लेगा, और अगर नहीं है तब आप अच्छे बनिए बुरे बनिए, पैसा नहीं आने वाला। तो यहाँ पे शनि का मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको दिया था, द्वितीय भाव का स्वामी जहाँ जाएगा वहां पर ये मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में द्वितीय भाव में गया, तो इनका जो स्कैम था वो फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ था। शनि किस भाव में गया हुआ है? फाइनेंस हाउस में। और सबको दिख रहा है कि राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है, अंगारक दोष में है, कुंडली अंगारक दोष में यहाँ पड़ रही है। तो राहु मंगल ये बुरा योग है, ये भी देगा। अच्छा, राहु मंगल ने क्या किया? राहु और मंगल ने, जैसे मंगल तो उत्तेजना है ही, उतावलापन है ही, राहु उसके साथ आकर के और बढ़ा दिया। तो अमीर बनने की लालसा बड़ी तेजी से विकसित हुई, और उसके लिए इन्होंने क्या निकाला? शॉर्टकट रास्ता निकाला। ये मंगल और राहु जो थे, जैसे मान लीजिए इन्होंने पैसा लगाया, शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन जब ये एक समय के बाद पूंजी बना ले गए अपनी, थोड़े समय बाद, तो इनको तब गलत चीजें छोड़ देनी चाहिए थी। और जो सेंसेक्स है, शेयर मार्केट है, उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए था, कि चलो जहां मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे पास करोड़ों है, अब इससे मैं अपनी ट्रेडिंग अपना कारोबार करके कमा सकता हूँ। लेकिन वो लत लग जाती है ना, तो ये मंगल राहु ने लत लगवा दिया। ये मंगल राहु के साथ है, शनि की दृष्टि भी है, देख लीजिए। मंगल इनका बुरी तरीके से प्रभावित है। अच्छा, दो तरीके से प्रभावित होते हैं ग्रह, अच्छी तरीके से बुरी तरीके से। अगर ग्रह अच्छे तरीके से प्रभावित है, तो व्यक्ति अच्छे, मंगल किस चीज का कारक है? पराक्रम का। पराक्रम मतलब ढीठता, ना डरना, किसी चीज में डर ना लगे। तो जब मंगल पीड़ित होगा ना, तो व्यक्ति को बुरे कामों में डर नहीं लगेगा। और जब मंगल पे शुभ प्रभाव होगा, मंगल अच्छा होगा ना, तो व्यक्ति अच्छे कार्यों में वह प्रदर्शन करेगा। वो अपनी ढीठता यानी बोल्डनेस जिसको बोलते हैं, अपना साहस अच्छी चीजों में दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे मंगल राहु के सीधे प्रभाव में है, शनि की दृष्टि में भी है, तो राहु उतावलापन देगा, गलती करवाएगा। ये जल्दबाजी में इसीलिए थे। दूसरी चीज, इस कुंडली में देखिए काल सर्प दोष भी बना हुआ है। इसमें यह नहीं विचार करना है डिग्री से आगे है कि पीछे है, असर देता ही देता है। इतने अच्छे राजयोग भी नहीं इस कुंडली में बन गए हैं, यही दसम भाव अकेले लेकर के इनको खड़ा है। इसके बाद दुर्योग भी बने हुए हैं, तो दसम भाव इनको दे रहा है, और इधर से मंगल राहु जो है इनको चालने का प्रयास कर रहा है। उसमें जनता का पैसा भी था, वो डूबा। चतुर्थ भाव पब्लिक हाउस होता है, यहीं पर दुर्योग बना हुआ है, इसका भी असर दिखा। शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव का शुक्र अच्छा होता है। 12वें भाव में शुक्र जो है भाग्य का स्वामी भी है, धन का भी स्वामी है। 12वें भाव में शुक्र है, किसी भी भाव से 12वां होगा तो भाव को बल प्रदान करेगा। तो 12वें होकर के शुक्र किसको बल प्रदान कर रहा है? लग्न को। जिसके 12वें होगा शुक्र उसको बल प्रदान करेगा, उस भाव में लग्जरी भरेगा। गुरु जिस भाव के पीछे होगा उस भाव से संबंधित ज्ञान भरेगा। जैसे गुरु यहाँ है,
तो गुरु जो है यहाँ का ज्ञान भरेगा। एकादश भाव क्या होता है? लाभ भाव बोलते हैं ना, इच्छा पूर्ति। तो व्यक्ति को मैनेजमेंट करना आ जाता है, मतलब प्लानिंग करना आ जाता है, पैसा आएगा कैसे, कैसे लाना, कैसे व्यवस्थित करना, ये सब दे देता। तो यहाँ पर ये चीजें हुई। आगे देखिए, ये जो मंगल है ना, ये तृतीय भाव और अष्टम भाव दो सबसे खराब भावों का स्वामी है। और राहु क्या करता है? जिसके साथ होगा उत्प्रेरक का काम करेगा। ध्यान से समझिएगा, राहु केतु हमेशा उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब हवन जल रही है, उसमें घी डालना। घी डालने से आग और बढ़ेगी ना। तो मंगल किन भावों का स्वामी है? अशुभ भावों का स्वामी हो गया। और राहु ये घी है, तो अष्टमेश का ही दोष तो बढ़ा रहा है। अगर यहीं पर मंगल किसी अन्य भाव का स्वामी होता, तो जो दोष यहाँ इस लगन में यानी कन्या लगन में बन रहा है मंगल और राहु के साथ होने से, क्या वही दोष दूसरे लगन में भी बनता? जब मंगल कारक हो जाता तब अच्छा फल भी बढ़ जाता। अगर मंगल कारक होता, भाग्य का स्वामी होता, तो भाग्य वाला नेचर बढ़ाता, यानी तब उतना अशुभ नहीं था। यानी यहाँ आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु होगा, तो छठा, आठवां, 12वां भाव का स्वामी ज्यादा बिगड़ जाएगा। दूसरे अन्य भावों के साथ, स्वामियों के साथ होगा तो उतना खराब जहां एक तरफ रह सकता है योग से, तो वहीं शुभ भी परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा देखिए, चंद्रमा इनका अस्त है। चंद्रमा अस्त है, यानी मन की बेचैनी साफ दिखती है। चंद्रमा स्वराशि का है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब चंद्रमा अस्त हो गया है, चंद्रमा के ऊपर किसकी दृष्टि है? शनि की। चंद्र सूर्य के ऊपर किसकी दृष्टि है? शनि की। शनि इस कुंडली में दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। राहु को भी देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है, और सूर्य चंद्रमा को भी देख रहा है। शनि की दृष्टि सूर्य चंद्रमा, मन और आत्मा, चंद्रमा मन, सूर्य आत्मा, मन आत्मा दोनों को शनि देख रहा है। यानी यह व्यक्ति जो है ना, मन से, आत्मा से पूर्ण रूप से यह जो है फ्राडी था। मतलब एक होता ना कि व्यक्ति जरूरत के लिए, आवश्यकता के लिए करे, चलिए मुझे फिर उसके बाद ग्लानि हो, पछतावा हो। लेकिन इसके शनि का प्रभाव सूर्य पर भी है, चंद्रमा पर भी है। व्यक्ति बुद्धि, विचार, मन, आत्मा, हर चीज से एक कलुषित था। मतलब इसके मन में खोट था। जब भी शनि देखेगा सूर्य चंद्रमा को तो खोट पैदा करेगा। अगर सूर्य को देख रहा है, चंद्रमा को नहीं देख रहा है, तो भी अच्छा है, ठीक है। या सूर्य को देखे, चंद्रमा को छोड़ दे, दोनों में से एक पे दृष्टि डाल रहा तो उसे बुरा नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन दोनों पे डाल दिया तो यहाँ पे शनि का प्रभाव इन पे भी होना बुरा प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। एक चीज और नोट कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य हमें फेम देता है, प्रसिद्धि देता है। जब सूर्य पे राहु का प्रभाव हो, यानी ग्रहण लगा हो, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगे, और सूर्य के साथ में राहु हो, केतु हो, या शनि हो, या शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, यानी सूर्य का संबंध शनि और राहु से, केतु से तो उतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं मिलता है, लेकिन शनि और राहु के प्रभाव में सूर्य के आने से व्यक्ति को जीवन में इल फेमस, मतलब बुरी प्रसिद्धि का योग बन जाता है। प्रसिद्धि रहेगी, वह बाद में बुरी प्रसिद्धि में बदल जाएगी। कुछ कुंडलियों में यह योग परमानेंट होता है, कुछ में टेम्परेरी होगा। आपका मान सम्मान बना रहेगा, पता चलेगा 4-6 साल में कुछ ना कुछ आपके साथ वर्क प्लेस पे या कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा कि महीने 2 महीने के लिए आप शर्मसार रहेंगे, फिर धीरे धीरे चीजें भूल जाएंगी, वर्ल्ड वाइड नहीं होगा। अब इनका विश्व स्तर पे हो गया, क्योंकि इनकी कुंडली का दसम भाव बहुत मजबूत है। दसम भाव जिसका मजबूत होता है वह विश्व प्रसिद्ध होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ यही एक सूत्र है, लेकिन अगर दसम मजबूत है तो व्यक्ति वर्ल्ड फेमस हो जाता है, पूरे विश्व में उसको जानने वाले लोग होते हैं। तो विश्व में अगर इनका नाम बढ़ा, तो जब अपयश हुआ, अपकीर्ति हुई, इल फेमस हुए, तो भी पूरे विश्व में यह चीज गए। तो ये लग्न कुंडली का एक शॉर्ट विश्लेषण था इनके। यहाँ पर हमको अभी तक क्या मिला? अंगारक दोष मिला, काल सर्प दोष मिला, शनि की दृष्टि ने बहुत सारे दोष उत्पन्न कर दिए। शनि की दृष्टि ने यहाँ देख करके उतावलापन, शनि की दृष्टि यहाँ देख करके मन और आत्मा में बेईमानी भर दिया। सिर्फ यही एक अकेला योग इनको शिखर पे पहुंचाया। अब आ जाते हैं इनके दशा पे।
इनकी दशाओं में आप देखिए 1900 अक्टूबर 1989 में केतु की महादशा आई। ये राइज कब हुए थे? इसी 1990 में। केतु में जब केतु की प्रत्यंतर चली जाने को थी, खत्म होने को थी, तो ये राइज होने लगे। किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा प्लेटफॉर्म तैयार करती है। तो ये केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा प्लेटफॉर्म तैयार करती। और जैसे ही ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ मार्च 1990 के बाद में केतु की महादशा शुरू हुई, तो ये इनकी तरक्की में चार चांद लगना शुरू हो गए। केतु दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में था, केतु लग्नेश के साथ में था, तो केतु ने ये सब दिया। संगति का असर था तो संगति का प्रभाव दिया। जब केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा आई तब इनके ऊपर ग्रहण लगना शुरू हो गया। इनके पीछे लोग पड़ गए कि क्या कारण है, कहाँ से पैसा ला रहा है, कहाँ से जिस शेयर को चाहता है वो भाग जा रहा है, जिस शेयर में पैसा डालता है वो रॉकेट हो रहा, कैसे हो रहा है। तो लोगों ने पता करना शुरू कर दिया, यहीं से इनके पीछे लोग पढ़ना शुरू हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में ये सारी चीजें शुरू हुई। फिर मंगल आया, राहु आया, इन सब में इनके ऊपर खुल के आरोप लगने लगे। मामले दर्ज हुए 72 इनके ऊपर आरोप लगे, 72 आरोप लगे और 600 से अधिक मामले में इनके खिलाफ केस हुए। कितने मामलों में? 600 से अधिक केस हुए। जिन जिन लोगों का लिए होंगे सब लोग एक एक केस लगाए होंगे, जिन जिन लोगों के पैसे को मैनिपुलेट किए होंगे, तो तमाम सारी चीजें रही। केतु आया, दे दिया, फिर जाते जाते सब कुछ लेके चला गया। ठीक है। 1992 में इनके इसी गतिविधि के नाते बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होने लगा। तो जब बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होने लगा तो बैंक को भी अंदेशा होने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बिना हमारी जानकारी के कुछ गड़बड़ हो रहा है, धोखाधड़ी हो। तो बैंक भी पीछे पड़ गया और जो शेयर मार्केट के दूसरे खिलाड़ी थे दिग्गज, जिनके कारण से इनका काम बंद हो रहा था, वो भी पीछे पड़ गए। तो ये आपको समझ में आया होगा उत्थान और यहाँ छिपा हुआ है पतन का राज। अब यहाँ पे इसने यश कीर्ति दी। अब इसमें ऐसा कौन सा योग है जो इल फेमस बना रहा है? अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। अब मैं सवाल भी कर लेता हूँ किसी एक से। अच्छा, नवमांश में देखिए सूर्य नीच का है, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है नवमांश में। थोड़ा नवमांश की तरफ भी दृष्टि डाल लेते हैं। नवमांश में देखेंगे तो सूर्य नीच का है, सूर्य के साथ राहु है, यानी सूर्य लगन में भी पीड़ित मिल गया, नवमांश में भी पीड़ित मिल गया, दोनों जगह से ये पीड़ित है। सूर्य नवमांश कुंडली क्या क्या है? लग्नेश है। किसी भी वर्ग कुंडली का नवमांश हो, दसमांश हो, कुछ भी हो, लगन और लग्नेश ही सबसे मुख्य है। किसी भी वर्ग कुंडली में ना 95% लग्न और लग्नेश ही आपको देखना है कि अच्छे हैं कि नहीं, शेष चीजें अच्छी हो जाती है। नवमांश का लग्नेश तो मुझे काफी खराब नजर आया। लगन को देखें तो चंद्रमा बैठा है, द्वादश भाव का स्वामी है, और ये शुक्ल पक्ष का भी नहीं है। ये सब नौ वर्ग कुंडली में भी देखेंगे, उसी वर्ग कुंडली के लिए से केंद्र दोष भी है। दसमांश कुंडली आपके सम्मुख है, इसको देखिए, ये है दसमांश। दसमांश के लगन में शनि स्वाग्रही है, गुरु नीच का है, केतु भी बैठा है। लगन में अच्छे और बुरे दोनों योग मुझे दिख गए। जैसे यहाँ पे अच्छा था दसम भाव में, यहाँ पर कुछ बुरा था, ऐसे यहाँ लगन में भी अच्छे बुरे दोनों बने हैं। जैसे शनि और बुध की युति, ये दो ग्रह मित्र हैं और दसमांश कुंडली में देखिए कारक भी है। बुध नवम का स्वामी है और शुक्र शनि यहाँ का है ही। लगन कुंडली से भी ये दोनों कारक हैं। लेकिन फिर यही गुरु के साथ में केतु बैठा है, गुरु के साथ यहाँ पर केतु बैठा हुआ। गुरु सबसे अकारक ग्रह भी है, तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है। यहाँ भी देखिए सूर्य के साथ राहु, दसमांश में भी। इनकी ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य के साथ राहु है, वर्ग कुंडली में। तो हमको तो लगता है कि मान सम्मान डुबोने में ये राहु जो सूर्य के साथ हुआ है, इसने बड़ी भूमिका निभाई है। ये तो छोटा नहीं हो पा रहा अभी, इतना बड़ा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा नक्षत्र को, अगर सूर्य इनका किस नक्षत्र में है? सूर्य इनका कर्क राशि में है। देखिए शनि के नक्षत्र
में भी बैठा हुआ है यहाँ पर। सूर्य इनका शनि के नक्षत्र में था। अब और रीजन समझ में आ जाएगा। सूर्य जो वर्ग कुंडलियों में राहु से ग्रसित है, शनि की दृष्टि में है, नक्षत्र भी शनि का पा गया, चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में है, वाह। मंगल केतु के नक्षत्र में था और बुध गुरु के नक्षत्र में। चलिए, राहु शनि राहु के नक्षत्र में था, तो नक्षत्र वाइज भी बिगड़ी हुई है। अगर देखिए कोई दुर्योग बन रहा है, कोई ग्रह पीड़ित है, राशि से तो नहीं पीड़ित है, सूर्य मित्र के घर में, लेकिन दृष्टि से पीड़ित हुआ। शनि की दृष्टि सूर्य को ज्यादा पीड़ित करती है, बात नोट रखिएगा। जैसे यही शनि किसी दूसरे ग्रह को देखे, यही शनि बुध को देखे, तो बुध पीड़ित नहीं होगा। यही शनि शुक्र को देखे, नहीं पीड़ित करेगा। यही शनि गुरु को देखे, नहीं पीड़ित करेगा। लेकिन यही शनि सूर्य को देखे, यही शनि मंगल को देखे, तो वहां पर पीड़ित हो जाएगा। मतलब जैसे जितनी शत्रुता और मित्रता है ग्रहों में, उसी हिसाब से वो पीड़ा भी देते हैं। याद रखिएगा, शनि और सूर्य का प्रबल शत्रुता, मंगल और शनि की प्रबल शत्रुता, शुक्र और गुरु की शत्रुता, ये जग जाहिर वाली शत्रुता है। ये पीठ पीछे वाली शत्रुता नहीं है, आमने सामने वाली शत्रुता है। तो ये समझ में आओगा। अब दूसरी कुंडली ले लेते हैं यहाँ पे। इनका नाम है रिचर्ड निक्सन। आप लोग चाहें तो नाम नोट कर लें। रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति रहे थे। इनका 9 जनवरी 1931 का जन्म था। इनके जन्म का समय 21:35। योरबा लिंडा कोई स्थान था, वहां पे इनका जन्म हुआ था, यूएसए में। देखते हैं स्पेलिंग लिख पाएंगे तो लिखेंगे। देश यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे सर्च कर लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा, आज धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ये स्थान तो नहीं मिल रहा है। हाँ जी, योरबा लिंडा हमारे शहर में गुरुजी, हम वहीं रहते हैं। इस पे YOR। 1 मिनट, आप अनम्यूट रहिएगा, बताइएगा हमको स्पेलिंग। YOR। एक मिनट। वाई, हाँ, YORBA। 1 मिनट, ये तो यंग लिख दिया। YOR। BA। हम्म। और सेकंड वर्ड है लिंडा, LINDA। 9 जनवरी 1931, 21:35 शाम के, टेक्सास, और जो कोई स्थान का नाम हो। सिंह लगन की कुंडली बनेगी यहाँ पे, और कन्या राशि बनेगी। अब इनकी कुंडली में आप लोग देखेंगे, लग्नेश कौन सा ग्रह है? सूर्य है। कहाँ बैठा हुआ है? पंचम भाव में बैठा हुआ है। इसी लग्नेश के साथ में धनेश और लाभेश बुध भी बैठा है। तो धन और लाभ भाव का स्वामी लग्नेश के साथ है, तो धन योग उत्तम बन गया। गुरु भी यहाँ पर देखिए लाभ भाव से दृष्टि डाल रहा है। और ये तीनों ग्रह किसके घर में बैठे हैं? ये तीनों ग्रह बैठे हुए हैं गुरु के घर में, और गुरु दृष्टि डाल रहा है। अगर कोई ग्रह किसी के घर में है और ग्रह दृष्टि डाले तो भी राजयोग बनता है। अब यहाँ पर 3 राजयोग बने। हालांकि कमजोर राजयोग होता, लेकिन ये बार बार रिपीट होके मजबूत हो गया। एक तो गुरु बुध को देख रहा अपने घर में, फिर गुरु सूर्य को देख रहा अपने घर में, फिर गुरु शनि को देख रहा अपने घर में। तो इसी योग के कारण ये राष्ट्रपति बन गए। अब यहाँ पे हम किसी से सवाल करेंगे, इस कुंडली में अपयश देने वाला कौन सा योग बन रहा है? यहाँ स्क्रीन पे दिखता नहीं है हाथ उठाने वाला, जब स्क्रीन शेयर कर देते हैं यहाँ से मिलते हैं। किसको अनम्यूट करें? सीमा जी को अनम्यूट करते हैं। चलिए सीमा जी जवाब देंगे। अनम्यूट करिए सीमा पटेल जी। इनका जो है, मैं मैटर बता देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिए। ये जो है राजयोग क्यों बना, ये मैं बता दिया आपको। ये जो है वाटर गेट स्कैंडल एक हुआ था, उसमें ये फंस गए थे, और उसमें फंसने के बाद काफी मानहानि हुई, पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? जी सर, राहु की दृष्टि चंद्र पर भी है, सप्तम दृष्टि, और पंचम दृष्टि मंगल पर भी है सर, तो उसी के कारण सर। देखिए, राहु का अष्टम में होना ही काफी है। दृष्टि तो है ही, चंद्रमा पीड़ित है,
ये चंद्रमा हाँ पीड़ित ना रहा होता तो ये इस स्कैंडल करने ही क्यों जाते। हाँ चंद्रमा मन है, मन खराब हुआ किससे, केतु के ग्रहण से मन खराब हो गया, तो इसीलिए ये स्कैंडल करने चले गए, सिर्फ फंसे ही नहीं। भाई कहीं अगर धुआं निकल रहा है तो नीचे आग होगा, भले ही आग ना दिखाई दे, ऊपर धुआं है गौरव जी तो नीचे आग है। नाम आया तो कहीं ना कहीं कुछ था। अमेरिका में इंडिया की तरह नहीं होता है कि लोग वैसे कह देंगे। ट्रेन का पहिया और सड़क के किनारे रखा हुआ गमला लेकर के जाने वाले लोग थोड़े होते। तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा पीड़ित था तो कहीं ना कहीं मन इनका फंसा, लालच में फंसा, क्योंकि ये योग बना कहाँ है, धन भाव में। धन भाव तो में मन सर। में धन का लालच आया होगा, इसलिए ये ऐसा किए। फंस क्यों गए। आठवें का राहु अकेले ही काफी है, नीच राशि में है, गुरु की राशि में। गुरु की राशि में राहु सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देता है, बुध की राशि में अच्छा देगा। वहीं केतु जो है बुध में खराब देगा, गुरु में की राशि में अच्छा देगा। तो राहु अपने आप में ही यहाँ पर पर्याप्त था। अब इसकी दृष्टि भी देख लीजिए, मंगल पर चला गया। मंगल क्या है, अभी मैंने इसके पिछले वाले कुंडली में बताया था, मंगल ढीठता है। ढीठता चंद्र मतलब की वो है राशि में ना, मंगल। मंगल क्या करता है, मंगल हमें साहस देता है, किसी काम को करने का साहस। अभी मैं इसके पहले वाले कुंडली विश्लेषण में बताया, अगर पीड़ित मंगल है, फंसा हुआ है, तो गलत चीज में साहस दे देगा। तो मंगल एक तो नीच का था, राहु की दृष्टि भी पा गया, तो इनका हिम्मत कहाँ पर काम दे गया, चलो घोटाला करते हैं, घोटाला करने की हिम्मत बना ले गए। और ये चंद्रमा मन में पहले से चला रहा था। राजयोग भी यहाँ से प्राप्त हुआ, हालांकि शनि इसमें भी बाधा बना रहा है, सूर्य के साथ है। यानी ये राष्ट्रपति भले बने होंगे, लेकिन स्ट्रगल करके, मेहनत करके, क्योंकि सूर्य शनि है तो स्ट्रगल दे दिया। गुरु ने काफी कुछ संभाला। अब गुरु की दृष्टि अगर यहाँ पहुंच रही होती शुभ ग्रह की, तो भी गुरु संभालता है। यहाँ पे राहु बुध के नक्षत्र में बैठा है, ये चीज याद रखिएगा। राहु जो है शनि बुध और शुक्र की राशि में हो या नक्षत्र में हो, तो अच्छा बुरा जो होगा बहुत अच्छे से देगा। उनकी राशि में होना, शनि की राशि में हो, बुध की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, या इन्हीं के नक्षत्र में हो, तो राहु को पूरी आजादी मिल जाती है अपना काम करने की। और यहाँ पे राहु को आजादी क्या मिली है, जब ये पड़ गया, ये राहु बुध के नक्षत्र में, और गुरु का घर है, उसे बिगाड़ना है, बुध के नक्षत्र में होने के नाते उसे आजादी मिल गई, बिगाड़ के रख दिया। अष्टम का अकेला राहु ही काफी है व्यक्ति के जीवन को बेकार करने के लिए। अब वो राहु अच्छा भी हो सकता था, ये राहु अगर शुभ ग्रह के नक्षत्र में हो गया होता, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या ये खुद जो है किसी अच्छे नवमांश में हो जाता, जैसे पुष्कर नवमांश जो बोलते हैं। अब यही ये राहु और बिगड़ कब जाएगा, यही राहु है, एक होता है विष नवमांश, एक होता है सर्प देश काण, 64वां नवमांश। ऐसे जगहों पर ये राहु पड़ेगा तो और बिगड़ जाएगा। अच्छा कहाँ हो जाएगा, पुष्कर नवमांश में अच्छा होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि में अच्छा होगा। तो ये बिगड़ा हुआ था, काफी बिगड़ा था। अन्य कुंडलियां भी देखते हैं इनकी। इनकी कुंडली में राहु शनि की युति थी यहाँ दशमांश में, नवमांश में राहु कुंभ राशि में था, शनि के घर का था। दशमांश में गुरु देखिए लगन में नीच का बैठा है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बोला था, तो और छोटा करता हूँ ताकि दिखे। दशमांश कुंडली पे नजर डालिए, दशमांश का लगन देखिए जरा। लगन है ना खराब, जो मेरा एक सूत्र, लग्न और लग्नेश अच्छा तो उस भाव का फल अच्छा, उस वर्ग कुंडली का। दशमांश से हम कैरियर देखते हैं ना, मान सम्मान देखते हैं ना। लगन में नीच का ग्रह, और वो भी केतु एक क्रूर ग्रह बैठा है। लग्नेश थोड़ा सा संभाला है लगन पे दृष्टि डाल के, शनि की दृष्टि है लगन पे, लेकिन ये ज्यादा देर संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि लगन तो बिगड़ा है और ये शनि भी राहु के साथ बैठा है। यानी एक ऐसा मित्र है जो कहेगा यार चलो 2 पैग लगाते हैं क्या होगा, ऐसे भी मित्र हैं। और कुछ मित्र ऐसे भी मिलेंगे, चलो यार एक गिलास जूस पी लेते हैं। तो ये राहु जो शनि के साथ मित्रता निभाता ना, ये यही वाला निभाता है, चलो 2 पैग लगा लेते हैं। मित्र वो भी हैं,
और मित्र वो भी हैं कि चलो एक गिलास जूस पी लेते हैं, गर्मी है गन्ने का जूस पीते हैं। जो लगन से निकल के आया, देखिए हमें पहले से देखा नहीं था, आप ही के सामने डेट ऑफ बर्थ डाला, पहले लगन कुंडली हमने एनालिसिस की, यहाँ से बुरी चीजें कैरियर की आ रही हैं, दसमांश में भी वो चीज यहाँ मिल गई। तो ये दो कुंडलियां आज के लिए थी। उम्मीद है ये दो कुंडली आप समझ में आया होगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लगभग जब हम लोग 10-12 कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बोलना समझना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। 40-50 होते होते ज्यादा आ जाएगा। उम्मीद है ये समझे होंगे। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एक कुंडली दूंगा, आप लोग नोट करेंगे, उसके बारे में आप लोग मुझे अगले क्लास में बताएंगे। चलिए लिख लीजिए। स्त्री जातिका की कुंडली है ये, 29/10/1961, 29/10/1961 यानी 29 अक्टूबर 1961। समय है 4:40 सुबह के, 4:40 सुबह के। जन्म स्थान पुणे। चलिए मैं ये कुंडली भी खोलता हूँ और आप लोगों में से किसी एक को ले लेता हूँ डिस्क्राइब करने के लिए। मैं ये कुंडली खोल रहा हूँ, इस पे 5 मिनट तक बोलना है। जो लोग 5 मिनट बोलने में सक्षम हो सिर्फ वही हाथ उठाए, शेष नीचे करें। घड़ी का सुई देख करके 5 मिनट बोलना है। मैं कुंडली खोल रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, मैं कुंडली खोल रहा हूँ यही सामने, और एक आदमी को अनम्यूट करूंगा। पहले मैं कुंडली खोल देता हूँ। 29/10/1961। और ऐसी कोई बात नहीं है भैया कि इतने लोग हैं, मुझसे नहीं पूछा गया, मुझसे नहीं बोला, बोल गुरु जी ने हमसे नहीं कहा कि हम व्याख्या दे बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग देखिए, सीखिए और स्वयं से प्रैक्टिकल करिए। हर किसी को मौका नहीं दिया जा सकेगा, इस बात का कोई मलाल नहीं रखिएगा। चलिए अनम्यूट करते हैं। सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से 5 रुपए का पेन इनाम रहेगा, जो 5 मिनट तक व्याख्या कर लेंगे। राकेश द्विवेदी जी ठीक है ना? 5 रुपए का पेन। हम लोग जब विद्यालय में शनिवार को कार्यक्रम होता था, अच्छा गीत उत गाते थे, तो 5 रुपए का कलम इनाम मिलता था। अभी बसंत जी को अनम्यूट करते हैं। बसंत जी, बसंत जी जो है स्क्रीन पे हाथ उठाए थे, तो हम कहे कि जो नहीं जूम में कर पा रहे हैं उन्हीं को ले लेते हैं, और जी इनको बहुत दिन से मौका भी नहीं मिला था। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए जी एक्सप्लेन जी करिए कुछ। जी गुरुजी धन्यवाद आपको। सबसे पहले गुरुजी इसका हम लग्न देखेंगे तो लग्न ये मत बताइए, देखेंगे, आप सीधे एक्सप्लेन करिए। नाउ अच्छा यू जी आर अ ठीक है, टीचर। ठीक है जी। गुरुजी इसका, गुरुजी लग्न भाव जो है ये पाप, सबसे पहले पाप कर्तरी में इसका लग्न भाव है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। और साथ में बुध जो लग्नेश है वो खुद अपने भाव में बैठे हुए हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे और नहीं बसंत जी, जी आप भूल जाइए कि आप हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुरु जी दिमाग से निकाल दीजिए। आप इन लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही कुंडली। हम नहीं हैं, हम गायब हैं। आई एम जीरो नाउ। पांच जी मिनट के लिए मैं कुछ हूं ही नहीं। आप इन्हीं लोगों को समझाइए ये कुंडली, जी गुरुजी। तो क्या क्या इस कुंडली से खराब होगा। 2-3 प्रेडिक्शन निकालिए। जी जी, तो इसमें गुरुजी इसमें लग्नेश जो है लग्न में ही बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पाप कर्तरी भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि दोनों ग्रह बैठे हैं तो स्वास्थ्य पर भी इनके नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। उसके बाद सेकंड भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं, यहाँ पर भी मंगल अस्त हैं, शायद अस्त होंगे क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो इनकी वाणी जो है काफी क्रूर क्रूर टाइप की होगी, और इनके कुटुंब में भी जो है ये अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुटुंब भाव है और उसमें अपना ऑर्डर करेंगे कुटुंब में सबको, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों क्रूर भाव बैठे हैं और किसी को ऑर्डर देते रहेंगे। और सूर्य यहाँ पर नीच के भी है, तो इनका कुटुंब में मतलब पटेगी नहीं, काफी झगड़ा होगा। इनकी वेरी वाणी गुड। काफी कटु रहेगी और इनका कुटुंब में किसी से पटेगी नहीं। उसके बाद
जो तीसरे भाव के स्वामी मंगल जो है पराक्रम के स्वामी है, वो सूर्य के साथ है, क्योंकि अस्त हो गए हैं तो इनका पराक्रम भी कोई इतना खास नहीं रहेगा, ये संघर्ष करने में थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। और चौथे भाव के क्योंकि गुरु जो हैं वो शनि के साथ बैठे हैं, और ये शनि के साथ गुरु ठीक रहते हैं और त्रिकोण में आ गए हैं, तो इनको इस प्रकार की लग्जरी वगैरह घर में जो है अच्छी मिलेगी, मतलब ये सुख पूर्वक अपना मकान वगैरह भी बना लेंगे और वहां पर अपना अच्छी तरह से रहेंगे। और शुक्र शनि क्योंकि अपने भाव में बैठे हुए हैं, तो संतान का इनका पॉइंट अच्छा रहेगा, गुरु साथ में है तो गुरु और शनि साथ में अच्छा, इनके बच्चे अच्छे निकलेंगे और ये भी इनकी विद्या भी अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन ये ले पाएंगे, पीजी ले पाएंगे या स्पेशलाइजेशन जो भी होगा ले पाएंगे। और 11वें भाव में, छठे भाव में केतु हैं, ये थोड़ा सा खराब लग रहे हैं मुझे। और उसके बाद सप्तम भाव जो है, उसके सप्तम भाव गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इनकी लव मैरिज होगी। और शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो वहां पर इनके विवाह में देरी भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि शनि सेपरेटिव ग्रह हैं। और उसके बाद अष्टम ग्रह के स्वामी मंगल अपने भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को, हालांकि वो अस्त है तो। और उसके बाद भाग्येश जो है लग्न में बैठे हैं, भाग्य इनका बहुत अच्छा है और यहाँ पर राजयोग बन रहा है, लग्नेश और भाग्येश का त्रिकोण और लग्न के स्वामी बैठे हुए हैं, ये बहुत जबरदस्त राजयोग है। और चंद्रमा भी जो है लाभेश बन के कर्म में बैठे हुए हैं, तो ये कर्म को भी काफी अच्छा करेंगे, चंद्रमा लाभ पैदा करेंगे कर्म से। और लेकिन राहु जो है ये द्वादश भाव में बैठे हैं, ये अच्छा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये गड़बड़ करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। अभी मैं लास्ट में जब बोलूंगा तब फिर आप एनालिसिस अपना करिएगा, 2 मिनट का समय मिलेगा आपको, एक्सप्लेन करिए। जी सर, प्रणाम गुरु जी। जी जी चंद्र राहु एक वृश्चिक राशि में है, चंद्र का डिग्री 29 है। ओके, नहीं जी, और इस राहु का कुंडली को डिग्री एक्सप्लेन करिए, वो मैं नहीं बताऊंगा, ये कुंडली एक्सप्लेन करिए। कोई ग्रह किस राशि में किस अंश पर है, ऐसे डाउट अब नहीं लिए जाएंगे, उसके लिए प्रतीक्षा करिए, डाउट का क्लास लगाऊंगा 1-2 दिन में, तब पूछिएगा। इस कुंडली को जिनको एक्सप्लेन करना हो वो लोग हाथ उठाएं, शेष लोग चुपके से हाथ नीचे कर लें। सबसे पहले जैसे हम लग्न को देखते हैं। आपके लिए 2 सवाल है, जी बोलिए। आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए और फर्स्ट साइट में 2 से 5 सेकंड में एनालिसिस करके 2 चीजें निकालिए कि इनकी 2 चीजें क्या क्या खराब है। गुरुजी लग्न बलवान है, हालांकि नीच भंग में है, शुक्र नीच का है लग्न में, लेकिन भाग्येश होकर लग्नेश के साथ है, तो प्रबल राजयोग है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, शनि गुरु की युति इन्हें कंजूस बनाती है, कि गुरु एक्सपेंड करता है हर चीज को और शनि उसको रोकता है। लेकिन ये गुरु की दृष्टि भाव पर, भाग्य पर और आय भाव पर और लग्न पर होने से अति शुभ है। भाग्य काफी अच्छा रहेगा, इनकम बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि वहां कर्क राशि है। और बुध और शुक्र भी 9वीं दृष्टि से पवित्र हुए हैं और ये अति बुद्धिशाली व्यक्ति है, क्योंकि पंचमेश पंचम में है शनि और बुध जो है लग्नेश लग्न में है, तीव्र बुद्धि के मालिक है और टेक्निकल इनका माइंड है, एनालिटिकल है, और साथ ही गुरु के कारण इनके विचारों में शुभता। अच्छा, एक चीज और है, ये स्त्री जातिका है, तो स्त्री जातिका का तो कुछ नेचुरली भगवान जो है एनालिटिकल माइंड दे देते हैं, ससुराल में कुछ ज्यादा ही एनालिटिक चलता है। वो ठीक है गुरुजी, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि चंद्र केंद्र ध्रुव में है, हालांकि चंद्र से केंद्र में बुध शुक्र जैसे शुभ ग्रह होने से उसका भंग होता है, लेकिन केंद्र ध्रुव का असर रहेगा। और स्त्रियों में चंद्र की मजबूती बहुत जरूरी होती है, क्योंकि चंद्र शनि का विषोग उनमें ज्यादा अफेक्ट करता है, हालांकि इस कुंडली में है नहीं। और बाढ़ में राहु जो है वो अच्छा, बस ठीक है। और बोलना चाहे बोलिए, राहु भी 12 में का ठीक नहीं है। हाँ नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि बंधन योग देता है, वो किसी न किसी तरह का जीवन में पारिवारिक बंधन या रिश्तों का बंधन या वो निभाना पड़ता है, वो आदमी मजबूर हो जाता है। हालांकि ये कुंडली में ऐसे तो काल सर्प योग नहीं है क्योंकि चंद्र बाहर आ गया है, लेकिन चंद्र कमजोर है, उसकी वजह से काल सर्प का भी आंशिक असर देखने में मिलेगा।
मंगल की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि मंगल कन्या लग्न में ज्यादा अशुभ होता है, तृतीय और अष्टम का मालिक होकर। तो वो चूंकि धन स्थान में है, इसलिए धन में भी प्रॉब्लम होगी। साथ साथ परिवार में वाणी स्थान में मंगल होने से वाणी में उग्रता रहेगी और काफी हर्टिंग बोलेंगी ये, जिससे बोलेंगी उनको चुप जाएगी वो बातें। और वहाँ सूर्य है जो नीच का है, वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हालांकि सूर्य मंगल मित्र है, लेकिन ये मत भूलिए कि सूर्य वेश भी है, वेश होकर धन भाव में, इसलिए खर्चा भी बहुत करेगी। इनके पास पैसा वैसा आएगा जरूर, लेकिन टिकने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। गौरव जी कहाँ है? हाथ उठाइए तो। चलिए बोलिए। सर मेरे को इस कुंडली में जो दो आप परेशानी पूछ रहे हैं वो एक लग रही है, सबसे पहले इनको विवाहित जीवन की परेशानी होगी, दूसरा पुत्र रत्न की परेशानी होगी। क्योंकि मेरे को लगता है इनको पुत्र रत्न के लिए दिक्कत आएंगी और इनका विवाह भी अच्छा नहीं चलेगा। क्यों आएगी? क्योंकि सर अगर आप पंचम भाव देखेंगे, गुरु पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, उसमें नीच का गुरु बैठा है, पंचम भी शनि के साथ है। शनि भी अगर पंचम में होता है तो वो स्त्री, और सबसे पहले पंचम में स्त्री राशि है, कोई अच्छे ग्रह का प्रभाव भी नहीं है। गुरु स्वयं पुत्र रत्न और बच्चे का कारक होकर वहां पे नीच का हो गया। और दूसरा हम पुत्र देखते हैं सूर्य से, तो सूर्य भी यहाँ पे इस कुंडली में नीच का है। तो एक तो ये पुत्र रत्न के लिए परेशान रहेंगे अगर इनको संतान होती भी है, और दूसरा अगर मैं इसमें बताऊं विवाहित जीवन के लिए, तो विवाहित जीवन में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इनका जो शुक्र है वो नीच का हो गया। और शुक्र की अगर जो हम मेन जो राशि है इसकी मूल त्रिकोण जैसे देखते हैं शादी के लिए, जो नॉर्मल कालपुरुष का हाउस देखते हैं वो सप्तम राशि देखते हैं। तो सप्तम राशि में भी अगर मैं देखूं तो वहां पे भी जाकर सूर्य नीच का हो गया, और वहां और सूर्य खुद द्वादश का स्वामी होकर वहां पे बैठा हुआ है। तो इनको विवाहित जीवन की भी परेशानी है और पुत्र रत्न की भी परेशानी है, और घर में सबसे बड़ी होंगी है जहां तक मेरे को लग रहा है, ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनके कुछ ग्रह के प्लैनेट ऐसे मुझे प्लेसमेंट लग रहा है कि ये सबसे बड़ी हो शायद भाई बहनों में। और कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए। नहीं सर, बाकी आपने राजयोग वगैरह तो आपको सर सबने बता ही दिया। इसमें नीच भंग भी हुआ है बहुत शुक्र का, तो ये टेक्निकल फील्ड में ये शायद बैंक से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, मेरे को ऐसा कुछ लगता है अगर करती हैं तो। बाकी डे टू डे जॉब में ज्यादा कुछ करते हैं, क्योंकि चंद्र भी है 10th हाउस में, तो डे टू डे चीजें दिखाता है। तो मैं यहाँ पे बस पकड़ नहीं पा रहा, थोड़ा एडवांस। सुमन जी को अवसर दे देते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। हाँ गुरुजी, इसमें क्या है कि एक तो बुध और शुक्र की युति बन रही है, लेकिन इसमें बुध तो वक्री है, पर बुध ऊंच का है और शुक्र नीच का है। तो इसका लग्न पूर्ण रूप से बलवान नहीं कह सकते। और एक सूर्य नीच का है, इसमें सूर्य मंगल की युति बन रही है। सूर्य मंगल मित्र है, लेकिन सूर्य नीच का है जो कि अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा और वाणी इसकी कठोर होगी। और एक इसमें गुरु नीच का है जो इसको पूरी तरह से वो विद्या में पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा संतान की। और चंद्रमा 10th हाउस में ठीक है। चलिए धन्यवाद। विनय द्विवेदी जी जी गुरु जी प्रणाम जी। इसमें सर लग्न तो इनका ठीक है, उसमें नीच के शुक्र है मतलब, तो लेकिन अब इसमें सर सूर्य पे शनि की दृष्टि, जैसा सर आपने पहले कुंडली में बताया था कि शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो शनि और सूर्य जब मिले यानी कि तो फिर ये भाव इनका सेकंड भाव गड़बड़ हुआ, यानी धन भाव बैंक से रिलेटेड, यानी कि वो जो स्कैंडल वाला कुछ थोड़ा सा इसमें भी बन रहा है, कुछ उन्होंने कुछ ऐसा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ किया होगा। कि शनि और सूर्य मिल गए। अब सूर्य भी नीच के सर और शनि स्वराशिस्थ होके देख रहे हैं तो ज्यादा पावरफुल है, त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ से सूर्य को देख रहे हैं तो ज्यादा पीड़ित करेंगे सूर्य को। तो ये बैंक से रिलेटेड या सरकार से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये स्कैंडल या कुछ जरूर किए होंगे। चोरी, क्योंकि शनि चोरी के भी कारक है, तो कुछ ना कुछ चोरी यहाँ पे जरूर हुई है, करेंगे मतलब करेंगी, जो भी होगा इनके सूर्य से मतलब सर। और चंद्रमा इनके सर 10th भाव में है, लेकिन चंद्रमा भी शत्रु के घर में है, बुध के घर में। लेकिन बुध सर लग्नेश है तो बुध, हाँ, और राहु सर सूर्य के। अब इनके सर मैंने वो देखा
कि इनके जो सूर्य हैं वो भी राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा भी इनके राहु के नक्षत्र में है, यानी कि इनका चंद्रमा भी पीड़ित है, यानी कि इनका वर्क प्लेस भी जो इनका कर्म है वो भी गड़बड़ होगा, वो भी राहु से इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि राहु वहां भी इनका मन गड़बड़ हो गया, गलत काम करने के लिए ये इन्फ्लुएंस हुए वहां से। और अब बाकी सर राहु 5th हाउस, कभी ये लाइफ में अपने स्टेबल नहीं होंगे, सॉरी 12 हाउस में स्टेबल नहीं होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, पूरी लाइफ चलिए इनको अब अप डाउन मैं लगा बोल रहेगा। देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जी सर, जी सर। इस कुंडली को प्रथम दृष्टिया देखने पे जो नजर आएगा, जी लगन में बुध बैठा हुआ है, स्वराशि का, उच्च का होकर के अच्छी स्थिति है, बुद्धि लगाने वाली है, बुद्धि अच्छी है, ठीक है। बुध तर्क का कारक है और तर्क शक्ति ठीक ठाक है, अच्छी है। द्वितीय भाव में सूर्य नीच का होकर के, देखिए ऐसे भाव भावेश कारक का विश्लेषण करिए। द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? नीच का ग्रह बैठा है, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी क्या है? नीच का है। धन इनका चौपट है, धन के फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में नहीं रहेगी, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। भाव में नीच का ग्रह है, भावेश नीच का है, ये सबसे बुरी परिस्थिति में से एक परिस्थिति होती है। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, ये भी शत्रु राशि में है और मंगल अष्टमेश भी है, यानी ये भी इस भाव को बिगाड़ेगा ही। सूर्य भी बिगाड़ रहा द्वितीय भाव को, और भावेश में बल ही नहीं है। मैं बोलता था ना कि हमारे घर आप आ जाइए, अगर हम मजबूत हैं तो हम आपको संभाल लेंगे। तो धन का योग ठीक नहीं है। द्वितीय भाव वाणी का है, 2 अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, तो वाणी इनकी काफी कठोर रही। जो शुरू में पहले नंबर पे जिनको अवसर दिया गया, नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि इन अपनी वाणी से ये कुटुंब को, इनकी वाणी कुटुंब को चुभती रही होगी। यह सत्य है कि ये वाणी से सबको चुभो चुभो करके सबका दिल घायल कर दी, ठीक है। द्वितीय भाव कुटुंब से रिश्ते का है, वाणी के कारण से इनका रिश्ता बिगड़ गया सबसे। दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु, नीच राशि में है। सप्तम भाव का कारक जो प्रेम का कारक है शुक्र, वह भी नीच राशि में है। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि भी है, इनका तलाक हुआ, ठीक है। तो एक तो प्रेडिक्शन आई इसमें, अगर अर्ली एज में प्रेडिक्शन करना है, बिन शादी के पहले, मान लीजिए इनके मदर फादर ने कुंडली दिखाई और शादी नहीं हुई है, तब हमें कैसे बोलना है कि इनके विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। ऐसे नहीं बोल देना धड़ाम से, जाओ तथास्तु तलाक होगा। हाँ, नहीं तो ये जो इसका द्वितीय भाव है, इसके और आपके द्वितीय भाव में कौन सा अंतर रहेगा? सुई तो आप भी चुभो दे रहे हैं तब। तो ऐसे नहीं, इनका वैवाहिक जीवन, अगर शादी के पहले, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर कोई कुंडली आएगी तो बोलेंगे कैसे। अगर इस महिला की शादी हो चुकी होती और तब ये महिला खुद आती, तो मैं इसको ऐसे बोलता कि आपका मैरिड लाइफ खराब है, क्योंकि तब विवाह हो चुका है और उसे पता भी है। लेकिन जब विवाह नहीं हुआ, माता पिता आ रहे हैं, तो आप सीधे यही कहेंगे कि इसका तलाक हो जाएगा, वो विवाह करने की इच्छा ही छोड़ देता। विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, इस बात का संकेत दे देना है। इनका डाइवोर्स हुआ, धन की स्थिति इनकी गड़बड़ रही, वाणी इनकी काफी खराब रही, ठीक है। जो ये आप लोग नीच भंग देखते हैं ना, ये नीच भंग का मतलब ये नहीं है कि शुक्र का नीचत्व खत्म हो गया। मैं एक नहीं बार बार बोल चुका हूं, कोई भी ग्रह नीच का है तो भाव का फल और जिन चीजों का कारक है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। नीच भंग राजयोग इसका पूरा नाम है, यानी ये सिर्फ धन दिलाने में मदद करता है। नीच भंग राजयोग धन दिलाने में सिर्फ मदद करेगा। तो शुक्र नीच का है तो कहीं ना कहीं इसने फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा नीच भंग होने के नाते बुध के कारण, और गुरु का नीच भंग शनि के नाते हुआ, इसने भी फाइनेंस की व्यवस्था की होगी। लेकिन फिर भी धन भाव पीड़ित है, जिसे रिसीव करना, और बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। यहाँ पीड़ा करने वाले 3 लोग हैं।
धन हानि का योग कौन बना रहा? सूर्य। दूसरा, धन हानि का योग कौन बना रहा? मंगल। तीसरा, भाव के स्वामी का नीच का होना। चौथा, धन का कारक कौन सा ग्रह है? धन भाव का गुरु। कारक भी नीच का है भैया। भाव देखिए खराब है, भावेश देखिए खराब है, कारक देखिए गुरु खराब है, भाव भावेश कारक तीनों खराब है। तो अकेले ये योग क्या करेगा? नीच भंग दे देगा कुछ न कुछ, जीवन को एकदम से संताप में नहीं जाने देगा, व्यवस्था कुछ बना देगा। नौकरी वगैरह करती थी तो उसी से इनका रोजी रोजगार चलने लायक रहा, नीच भंग ने सिर्फ इतना मदद किया। अगली चीज, इनको सिर्फ कन्या संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पंचम भाव में गुरु के होने से पुत्र संतान पर ही बाधा आता है। कन्या संतान इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर शनि बैठा था, नहीं तो कन्या संतान भी ना होती। शनि बैठा था और यहाँ पे जो गौरव जी ने राशि बताई, स्त्री राशि का कॉन्सेप्ट लागू हुआ, तो ये निसंतान नहीं होने दिया। इनका विवाह हुआ 1985 में, गुरु की दशा में इनका विवाह हुआ था। दशा इधर मैं बोलता हूँ, आप लोग इसे भी देखिए। ये तो अभी केतु की दशा खुली हुई है, बुध शनि गुरु। गुरु 1984 तक था, तो विवाह वही 84 बीतते बीतते 85 शुरू होते हुआ था। 84 में तय हो गया था, 85 में विवाह हुआ था। पहले ऐसे ही होता था ना कि शादी तय होती थी, फिर 8 महीने 6 महीने का अंतर रख के फिर शादी होती थी, फिर इनका तलाक भी हो गया जल्दी ही। तो कुल मिलाकर के इस कुंडली की जो दो मुख्य समस्याएं रही हैं, एक तो फाइनेंस गड़बड़ रहा है, मैरिड लाइफ तो आपको पहली स्थिति में ही दिख जाना चाहिए था, और धन खराब है पहली स्थिति में दिखना चाहिए था। एक दो अच्छे योग होने का कोई मतलब नहीं था। गुरु का नीच भंग बहुत प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि गुरु कारक में नहीं आता है। हाँ, आजीविका की व्यवस्था गुरु शुक्र ने कर दिया। बुध की राशि सबसे ज्यादा प्रबल है। बुध की राशि में यहाँ 2 ग्रह है और यहाँ 3 ग्रह बुध की राशि में है, यानी बुध इस कुंडली में सबसे ज्यादा एक्टिव है, बुध की राशि एक्टिव है, तो दिमाग चलाने वाली ज्यादा थी, और वही दिमाग चलाने के साथ साथ जुबान भी चलती थी, जो अलगाव का कारण भी बन गया। चलिए एक दूसरी कुंडली देते हैं आप लोगों के होमवर्क के लिए, अब आज क्लास खत्म करेंगे। चलिए लिख लीजिए, पुरुष की कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1952, 27 अक्टूबर 1952, 14:12, यानी 2:12 दोपहर के, नागपुर का जन्म है। पुरुष की कुंडली है, इसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य विषय क्या एक्सप्लेन करना है ये भी जान लीजिए। पुरुष की कुंडली है, इनकी जो है, इनको दाम्पत्य सुख में बाधा आई, हालांकि इनका तलाक वगैरह नहीं हुआ, पत्नी की मृत्यु हुई और फिर रीमैरिज भी हुआ, फिर दूसरी पत्नी से भी तलाक हुआ। पहली पत्नी की मृत्यु हुई, दूसरी से तलाक हुआ। इन सब चीजों का कारण आप लोग लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कागज पे बढ़िया बकायदे ये लग्न कुंडली बनाएंगे और फिर एक्सप्लेन करके बताएंगे। लग्न के साथ साथ नवमांस पर भी एक नजर दृष्टि डाल लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है यहाँ नवमांस खराब होगा तभी ये फल मिलेगा, लगन खराब होगा तो भी ये फल मिल जाएगा। इनका मैं खोल लीजिएगा आप लोग कुंडली, या मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ, मैं एक्सप्लेन बहुत नहीं करूंगा। कुंभ लगन इनका बनता है 27 अक्टूबर 1952, 14:12, नागपुर। ये है इनकी कुंडली। कुंभ लगन है, मकर राशि है, 12वां भाव हमारे दाम्पत्य के प्रेम का होता है, ये मैंने बताया, यहीं पर ग्रहण लगा हुआ है। अब एक्सप्लेन करिएगा आप लोग, ये तो काफी लोगों को समझ में आया होगा, तो इसमें मैरिड लाइफ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या लगाइएगा, भाव लिखिए, कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है, तो सब लोग एक बार सबसे पहले मैरिड लाइफ ही एक्सप्लेन करना आपको, और सब छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले भाव,
हेडिंग डाल लीजिए वही भाव, सप्तम भाव को एक्सप्लेन करिएगा, सातवां भाव कैसा है। भाव मतलब क्या राशि है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, कैसा, ये सब। दूसरे नंबर पे भावेश को एक्सप्लेन करिएगा, सातवें भाव के स्वामी कैसे हैं। फिर सातवें भाव के कारक को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है तो सातवें का कारक कौन होगा, शुक्र, स्त्री का कारक। भाव एक्सप्लेन किए, भावेश एक्सप्लेन किए, कारक को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद वैवाहिक जीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाले अन्य योग जो इस कुंडली में बने होंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर अंत में निष्कर्ष निकालेंगे, एक पेपर पे लिखेंगे, लिख के व्हाट्सएप करेंगे आप लोग, और अपने पास भी कॉपी रखेंगे। अगले क्लास में आप हमको ये कुंडली याद दिलाइएगा, फिर इसी कुंडली को मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक कुंडली और लूंगा मैरिड लाइफ को लेकर के, एक इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर एक और लूंगा, ठीक है। आज इसके पहले एक मैरिड लाइफ की कुंडली बोला था, अभी एक्सप्लेन हुआ, उसका डेटाबेस आप लोग अपने पास रखिए, नोट करिए, अध्ययन करिएगा। तो आज का क्लास खत्म करते हैं आप, और किसी को कुछ विशेष कहना हो तो दोनों हाथ उठाएं। कैलाश जी कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। अभी जो लास्ट वाला कुंडली जो चर्चा हुआ उसमें शुक्र का नीच भंग का जो बताया वो थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं, बाकी क्लियर हुआ थोड़ा कैसे नीच शुक्र भंग नीच का है, उसी के साथ में एक ग्रह उच्च का है, नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह हो तो नीच भंग होता है। यही एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, तो अगर उच्च का ग्रह वक्री हो, जैसे नीच का ग्रह हो उसके साथ कोई उच्च का होगा तो वही उच्च वाला ग्रह क्या करेगा, नीच भंग करेगा। लेकिन जो नीच भंग कर रहा उच्च वाला ग्रह अगर वह वक्री होगा, नीच भंग करने वाला ग्रह वक्री हो तो उस नीच भंग में बल नहीं रहता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि उच्च का ग्रह वक्री हो तो नीच के समान फल देगा, और नीच का ग्रह वक्री हो तो उच्च के समान। तो जो नीच भंग कर रहा है वो खुद ही बलवान नहीं हो पा रहा है, तो नीच भंग कैसे? मैं सिर्फ उठाने का प्रयास तो करूंगा, लेकिन बल रहेगा तभी मैं उसको उठा सकता हूँ, अन्यथा वहीं ढकेलता रह जाऊंगा। चलिए अब आज का सेशन खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे।